चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज सोमवार है, मंडे, महादेव का दिन, और इस समय सुबह के ठीक 4:16 हुए हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है और यहां मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे परिस्थितियां जिस तरफ बढ़ेंगी मैं आपको एडवांस में वीडियोस देता रहूंगा, और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का घटनाक्रम मैं आपको लगातार बता रहा हूं पिछले लगभग 8 महीनों से, चाहे वो युद्ध की शुरुआत रही हो और चाहे बीच में जो अप्स एंड डाउन्स हुए हों, वो मैं जो मेजर इवेंट्स थे वो कवर करता रहा हूं। और आज 31 अक्टूबर का अंतिम दिन है। अब हमने आपको अक्टूबर के महीने की घटनाएं बताई थी और आपने देखा कि वो ही एक तरह से विकरालता पूरे युद्ध में आ गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए, क्या है ऐसा? फियर्स कॉन्फ्लिक्ट इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल एक शब्द है जिसका मतलब होता है दैट विच इज इसेंशियल टू हैपन। इसका मतलब है कि वो एकदम अपरिहार्य हो जाता है। अगर हिंदी में कहें, अपरिहार्य का मतलब दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसका मतलब वो होता ही होता है, अपरिहार्य, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको कहते हैं हम इट इज इंडिस्पेंसेबल। तो क्या है? बोलते हैं फियर्स कॉन्फ्लिक्ट, खतरनाक वाली जो संघर्ष की परिस्थितियां हैं, और संघर्ष जो है वो अति आवश्यक है, अपरिहार्य है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। आज 31 अक्टूबर को मैं आपको यह वीडियो दे रहा हूं। क्या है ऐसा जो मैंने पीछे सीरीज में बताया था, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। यस, याद करिए हमारे पिछले वीडियोस जिसमें मैंने आपको बताया था कि विश्व युद्ध या विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां किसी नेवल शिप जो होता है हमारा, जिसको आप कहते हो जो युद्ध पोतक जिसको कहते हो, उसमें वॉरशिप कह सकते हो, उसमें किसी बड़े धमाके के साथ होगी। या तो उसको डुबो दिया जाएगा या उसको खत्म कर दिया जाएगा, और वहां से घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा विकरालता की तरफ। याद होगा शायद सभी को, यह मैंने एक वीडियो में नहीं बोला था, कई वीडियोस में बोला था कि वो पॉइंट होगा कि जहां से चीजें इग्नाइट होंगी, जहां से आग बढ़ेगी। तो आपको याद होगा पिछले 2 दिनों में रूस के 2 महत्वपूर्ण युद्धपोत डुबो दिए गए, उनको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उनको ड्रोन के द्वारा या फिर इंटरनल उनके जो इनपुट्स थे या जो अपैरेटस थे या जो उनके इंटरनल, जिसको आप बोट कह सकते हो, उनके थ्रू उनको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और वो उनमें से एक फ्लैगशिप था रूस का, तो उनके नाम मस्कावा और मैकारो इस तरह से बताते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो मैंने घटनाक्रम आपको बताया था कि इस तरह का जब एक युद्धपोत जिस पर हमला होगा उसको डुबोया जाएगा, वहां से समझ लीजिए कि घटनाक्रम और तेजी से बढ़ने वाला है। तो जो घटनाक्रम जिस तरह से बताया था बढ़ता चला गया। मैंने आपको अक्टूबर के शुरू में भी दिया था कि ये देखिए अक्टूबर का महीना 27 तारीख तक उसके पास हथियार आएंगे खतरनाक वाले, और उसके बाद वो उनका यूज करेगा और फिर परिस्थितियां और विपरीत होंगी। 27 तारीख गुजर गई, 4 दिन हो गए, उसके पास कई तरह के हथियार आ गए। यूरोप ने भी दे दिए, नाटो से आ रहे हैं लगातार, अमेरिका भी दे रहा है, और उनके बल पर उसने इन 2 और महत्वपूर्ण युद्धपोतों को
क्षतिग्रस्त कर दिया, डुबो दिया, या जो भी परिस्थिति उसकी बना दी। यह रूस के एक, जिसको आप कहते हो, राष्ट्रीय गौरव पर सीधा आक्रमण है, प्रतिघात है। और इस आक्रमण में अमेरिका, यूरोप सीधे जुड़े हुए हैं, जिसको नेटो कहते हो, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसमें इंग्लैंड, अमेरिका और कई महत्वपूर्ण दुनिया के देशों का हाथ है, जिन्होंने अपने इनपुट्स के थ्रू, जो सैटेलाइट्स के थ्रू मिलते हैं, या और जो उनके टेक्निकल जो इनपुट्स होते हैं, उनके आधार पर यह हमला करवाया। क्योंकि यूक्रेन के पास इस तरह का कोई भी रिटेलिएटिव कोई मेजर नहीं था अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही परिस्थितियां मैंने कहा था, ये सब मिलके यूक्रेन को विड्रॉ नहीं करने देंगे। कभी भी यूक्रेन की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आता है जो ऐसा होता है पैसिफाई करने वाला, शांति से संबंधित, तो इमीडिएटली उसको अधिकार दे दिए जाते हैं, उसको हथियार रादर दे दिए जाते हैं कि नहीं, हम तो तुम्हें बहुत अच्छे किस्म के हथियार दे रहे हैं। उसको सरेंडर नहीं, या बिल्कुल भी टेंडर जिसको कहते हो, स्थितियां नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दो इसके युद्ध पोत हुए गए हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि और बड़े, जिसको फियर्स कॉन्फ्लिक्ट कहते हो, वो बढ़ने वाली है और ज्यादा। रूस के रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं, एक तरफ इतने देश लड़ रहे हैं और एक तरफ अकेला रूस है। तो अब यहां से 2-3 परिस्थितियां आगे विकसित होने वाली हैं। ध्यान से सुनिए, 2-3 पॉइंट्स आर गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। पहला, रूस को और हथियारों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए उसको दुनिया के कुछ देशों से सहायता मांगनी पड़ेगी, जिसमें ओपन सहायता भी हो सकती है और सीक्रेट सहायता भी। सीक्रेट सहायता तो वो ले रहा है ऑलरेडी, ईरान से उसने कुछ ड्रोन्स भी लिए हैं, कुछ मिसाइल्स भी ले रहा है। तो अब आप देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लेने का समय आने वाला है। क्या है भाई इंडिया के लिए ऐसा डिसीजन? हम यूएसएसआर को, जो पहले था, अब रूस उसको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते थे, आज भी मानते हैं। और आपने देखा पुतिन बार बार इंडिया की प्रशंसा करते हैं रादर, और कहते हैं कि हमारी दोस्ती इंडिया से है और बहुत अगले किस्म की दोस्ती है। तो आगे क्या घटित होने वाला है? तो आगे यह घटित होने वाला है कि अब रूस इंडिया से ही कुछ हथियार मांगेगा। उल्टा लग रहा होगा आपको, लेकिन यस, फैक्ट है। जो मिसाइल्स इंडिया और रूस के द्वारा यहां मिलकर बनाए गए हैं, जिसमें अग्नि है या जो भी है, एग्जैक्टली उनका मैंने अभी बाइफरकेशन नहीं किया, मैं तो एक आपको एक स्केच दे रहा हूं। तो वो जो हथियार हैं और एडिशनल हथियार अब रूस इंडिया से सहायता के रूप में मांगेगा। तब इंडिया के लिए एक ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि क्या करें क्या ना करें। इसको हिंदी में कहते हैं किंग कर्तव्य मूढ़ता। इसका मतलब है किम कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य करें, विमूढ़ता, बिल्कुल शून्य हो जाना, मूर्ख टाइप हो जाना, विमूढ़ हो जाना। इसका मतलब है हम क्या करें क्या ना करें, ऐसी परिस्थिति को किंग कर्तव्य मूढ़ता कहते हैं। तो वो परिस्थिति, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये चूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तरफ दुनिया का प्रेशर है और एक तरफ रूस की मित्रता है, जिसने हमेशा हमें सहायता की है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है कि क्या करे इंडिया क्या ना करे। इसी तरह से रूस चीन से भी हथियार मांगने वाला है। अब जब चीन से हथियार मांगेगा तो विशेष बात समझ लीजिए कि चीन ये हथियार देगा। चीन और रूस की समीपता और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उसकी समीपता, उसके जिसको आप कहते हो एक दूसरे के पास आना, और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो परिस्थितियां मैंने बताई थी आपको 3 साल पहले कि ये दोनों एक ही फ्रंट पे धीरे धीरे आएंगे, भले ही बिल्कुल परिस्थितियां नहीं थी उस समय और एक दूसरे में नहीं इनके आपस में इतनी बनती थी, लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कि दोनों लगभग एक ही मंच पर हैं। तो चीन इसका फायदा उठाएगा और रूस को
अपने हथियार देगा, हथियार बेचेगा या हथियार वैसे ही देगा, तो ये क्योंकि रूस को अब हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके पास जो हथियार हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ही कॉस्टली हैं, उसकी मिसाइल्स जो है वो करोड़ों करोड़ों डॉलर्स की हैं, और इसलिए उनका यूज सामान्य उसके लिए नहीं करेगा, उसके लिए कुछ ऐसे हथियार चाहिए जिनको यूजुअली प्रयोग किया जा सके। तो अब रूस आप देखेंगे आगे आने वाले इस मंथ में, नवंबर में, कि वो कई देशों से हथियारों का एक जखीरा चाहेगा यूज करने के लिए, क्योंकि ये युद्ध जैसा कि मैंने बताया इसको घेर लिया है एक तरह, जैसे अभिमन्यु को घेर लिया गया था ना, कि 7 उसको अलग अलग हिंड्रेंसेस दिए थे, रुकावटें दी थी, जिसको आप कहते हो कि 7 में बंद करके और फिर उसको मारा था। उसने 6 को क्रॉस कर लिया था लेकिन 7 क्रॉस नहीं कर पाया था। उसी तरह से रूस को घेर लिया गया है, चारों तरफ से परमाणु हथियार फिट कर दिए गए हैं, चारों तरफ से सभी तैयार है नाटो कंट्री, उसके हथियारों को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि जब भयंकर ये फियर्स जब बैटल हो या फियर्स जो कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें रूस बिल्कुल अधमरा हो जाए, उसके पास वो परिस्थितियां ही ना बचे कि वो बहुत डेंजरसली रिटेलिएट कर पाए। लेकिन एक बार फिर ये गलती है रूस की, इस अमेरिका की और नेटो कंट्रीज की, क्या कि ये रूस को कमजोर समझ रहे हैं। ऐसा नहीं, उसके पास जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो बहुत ही मारक हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं, वो क्या करेंगी कि वो इनको बर्बाद कर देंगी। भले ही रूस तो बर्बाद हो ही जाएगा, मैंने लिखा ही है, मैंने पहले ही बार बार बोला है आपको कि रूस बर्बाद होगा, डेवास्टेटेड जिसको कहते हो, र्यून हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, आज हो भी रहा है, लेकिन ये भी नहीं बचेंगे। अब मैंने ये भी बोला था यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, र्यून्ड, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि वहां पर आप केवल बर्बादी बर्बादी देखेंगे। आज वही परिस्थिति बन गई है। आप किसी भी यूक्रेन के शहर में चले जाइए, आज आपको वो लगेगा कि हर तरफ जो है सन्नाटा है और कितने लोग मरे हैं कुछ पता नहीं। तो यूक्रेन भी बर्बाद, रूस भी बर्बाद, रूस को घेर लिया गया बुरी तरह से। अब यहां से कोई शांति, किसी के माध्यम शांति कैसे होगी? वो कोई भी अगर पीसफुल स्टेटमेंट भी देता है तो तुरंत इसको सहायता मिल जाती है यूक्रेन को, उसको कंसीडर ही नहीं करने दिया जाता है किसी भी ट्रीटी को, किसी भी समझौते को, उसको बिल्कुल उसके पास टाइम ही नहीं दिया जाता है उसको कि कोई कंसीडर भी करे। तो ये बहुत विकट परिस्थिति है, रूस घिर चुका है और यहां से आप देखेंगे कि परिस्थितियां और विपरीत होंगी। तो आप समझ गए पॉइंट कि अब रूस को हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी और इंडिया भी इसमें धर्म एक संकट में पड़ने वाला है। चाइना और पास आ जाएगा रूस के। इसके अलावा और भी कई देशों से रूस हथियार लेना चाहेगा और वो हथियार उसको इस समय जरूरी है, नहीं है तो उसके अस्तित्व पर खतरा आ रहा है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन हथियारों का नहीं हो पा रहा है उसके पास जितना उसको चाहिए, और पीछे का जो भी स्टॉक था वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। 31 अक्टूबर को मैं आज आपको सब कुछ बता रहा हूं। अगला पॉइंट, पुतिन के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, पहले भी बताया था वीडियो में। पुतिन का जो कालखंड है वो उनके लाइफ का अंतिम एक तरह से कालखंड कह सकते हो, और जो मैंने कैलकुलेट किया था उनका पूरा कालखंड, वो हमें कहीं से भी 73 इयर्स 4 मंथ से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि उनका कालखंड बिल्कुल पास में है। इस समय शायद 70 या 70 इयर्स के हैं वो। तो ये जो उनके लगभग 42 महीने हैं, 42 मंथ्स, उसमें उनका बिल्कुल उनकी समाप्ति दिखाई दे रही है, और वो समाप्ति सुसाइड से हो सकती है। सुसाइड एक विकल्प है उनके लिए, क्योंकि अंत में चाहे वो हिटलर हो, चाहे कोई और इस तरह के जो भी लोग रहे हैं, उनको अंत में सुसाइड करना पड़ा, यही उनके पास विकल्प बचा। कुछ ऐसा यहां दिखाई दे रहा है और कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इसका मतलब है असामयिक मृत्यु दिखाई दे रही है। इसी के साथ उनके शारीरिक जो हैं प्रॉब्लम्स, जिसको आप हेल्थ इश्यूज कहते हो, वो भी बहुत बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस अप्रैल से ऐसा लग रहा है कि उनको इस तरह के इश्यूज और ज्यादा होने वाले हैं। तो इसका मतलब है पुतिन का कालखंड यहां से बहुत ज्यादा गर्त वाला शुरू हो रहा है, खराब शुरू हो रहा है, जहां उन्हें कई कॉन्स्पिरेसीज का, षड्यंत्रों का
एक फेस करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने देशवासियों का क्रोध, रैथ जिसको कहते हो, वो भी फेस करना पड़ेगा। और उनके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत होने वाले हैं। उन्हीं में से कोई सेनापति, कोई आर्मी के हेड, कोई नेवी के हेड, या वो मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अब एक दिखाई दे रहा है एक बड़ा षड्यंत्र रूस में। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि ये परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। अब यहां से आक्रमण जो है वो अगले स्केल के होंगे और खतरनाक होने वाले हैं। और ये खतरनाक आक्रमण उधर ही ले जा रहे हैं हमें, जो वर्ल्ड वॉर कभी एक दिन में शुरू नहीं होता है। इसमें वास्तव में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता है। 1914 देख लीजिए, 1939 देख लीजिए, 45 में समाप्त हुआ था जाके, 14 का जाके 19 में खत्म हुआ था जाके, 1819। तो इसका मतलब है कि दोनों में ही लगभग 5 से 6 साल लगे, जिसमें लगातार कन्फ्रंटेशन चलते रहे। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो दशाब्दी है 2029 तक, जैसा कि मैंने बताया था आपको, वो खतरनाक है। और यहां आप देखेंगे कि ये स्थितियां थमने वाली नहीं है। चाइना घात लगाए बैठा है। जैसे ही युद्ध शुरू होगा, चाइना अपना आक्रमण शुरू करेगा। किसी ना किसी तरह से वो ताइवान को अपहृत करना चाहेगा बलपूर्वक। और ये ऑलरेडी आप देखेंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं, बहुत पहले बता चुका हूं कि चाइना तलाश में वो बहुत शातिर है। जैसे ही अमेरिका और कंट्रीज इधर इन्वॉल्व होंगे, वो अपना उधर करना चाहेगा, एक बलपूर्वक उस पर अधिकार करना चाहेगा ताइवान पर, और भी जो कंट्रीज हैं उनको भी प्रताड़ित करना चाहेगा। तो ये परिस्थितियां समाप्त होती नहीं दिख रही है फ्रेंड्स, ये चलने वाली हैं आगे। क्योंकि जब शांति के दूत अवॉइड किए जाते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, जब दिमाग किसी के द्वारा अपहृत कर लिया जाता है, जब केवल युद्ध और युद्ध दिखाई देता है, जब केवल संहार दिखाई देता है, डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हो, कंस्ट्रक्शन की कोई बात समझ में ही नहीं आती है, तो समझ लीजिए कि अब महासंहार का समय आ गया है। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत प्रयास किए गए थे, और जो भी युद्ध हुए हैं बहुत प्रयास किए गए, नहीं मानते हैं लोग। बुद्धि उनकी हर ली जाती है, छल ली जाती है, और वही बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आगे खड़ा हुआ है। इसलिए होशियार हो जाइए, बिल्कुल अपने पास में, फिर वही कहूंगा, रिसोर्सेज रखिए, लिक्विडिटी रखिए। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जब ये इस तरह का संकट आएगा, महासंकट जिसको कहते हो, तब आपको अपने आप को, या अपने जो भी आपके मेंबर्स हैं फैमिली के, आपको ही देखना पड़ेगा। आपस में प्यार रखिए, महादेव का जाप करिए, नमः शिवाय बोलिए, निडर हो जाइए, निर्भय हो जाइए, और कुछ नहीं है। क्योंकि यहां से आगे आपकी या एक व्यक्तिगत एंटिटी का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि बड़े जो लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनकी बुद्धि को हर लिया गया है, डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार कर दिया गया है। वो कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। हम और आप जिस लेवल पे सोच रहे हैं, उनका वो लेवल ही नहीं है। उनका लेवल है अतिक्रमण करना, लोगों को मारना, ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियारों का प्रयोग करना, बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज बनाना और उनका एग्जीक्यूशन करना। वो बिल्कुल भी अपहृत हो चुके हैं। उनका मस्तिष्क काम कर ही नहीं रहा है इस हमारे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से, या एक जिसको आप कहते हो जो स्पिरिचुअल सोच होती है उसके हिसाब से। वो केवल डेविल बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं, जिसका एक ही मकसद होता है, क्या? संहार, संहार, संहार। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण वीडियो आपने देखा। मैं कल 1 नवंबर से आगे और भी आपको वीडियोस महत्वपूर्ण देने जा रहा हूं। इस युद्ध में अब और घटनाक्रम तेजी से होगा, और खतरनाक युद्ध होने वाला है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो युद्धपोत हैं वो डुबो दिए गए। मैं जल्दी बताऊंगा आपको आगे क्या होने वाला है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी हम आपको फिर देंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।